इस वक्त हम वॉइस नोट टीम मौजूद है पुलिस थाना सेपा की पुलिस थाना पर। और मैं आपको बता दूं कि कुछ महीना पहले यहाँ पर एक जो पैसा को जो लुटा गया था, जो एटीएम में डालने जा रहा था जो हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ लोग, तो उस केस को आज यहाँ पर जो पुलिस जो हमारा इसकमिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो उसको आज पकड़ा गया है, तो उस विषय में प्रेस ब्रीफिंग देंगे। तो चलिए हमारा जो पुलिस लोग से चलिए बात करते हैं। नमस्कार मीडिया फ्रेंड्स, आप सभी को आने के लिए धन्यवाद। आपके थ्रू मैं पब्लिक को एक बात रखना चाहता था कि हमारे सेप्पा में एक बहुत बड़ा हीनियस केस हुआ था 15 फरवरी को, जो कि मोस्टली पब्लिक को पता होगा कि एक एटीएम जो एसबीआई का एटीएम है टाइप 1 में, उसके बाहर जो कैश भरने के लिए टीम जाती है बैंक की, उसके ऊपर फायरिंग करके, हालांकि कुछ भी हिट नहीं हुआ, लेकिन एम्प्टी राउंड फायर हुआ। उसके बाद उनसे कैश भरने वाली टीम से सूटकेस स्नैच करके एक आदमी लेके चला जाता है अपनी स्कूटी पे लेके। इसका काफ़ी सोशल मीडिया में भी काफ़ी लोगों को पता चल रहा होगा उसके माध्यम से, और एक बहुत ही हीनियस क्राइम था जिसको फाइनली हमने 24 मार्च को हम इसमें जो अक्यूज था इन्वॉल्व उसको हमने अरेस्ट किया। 24 मार्च के बाद अब जाके हमें फुर्सत मिली है कि हम आपको मीडिया के थ्रू बताएं ये बात। तो जब से अरेस्ट किया तब से हम रिकवरी में लगे हुए थे। उसके थ्रू बहुत कुछ रिकवरी भी हुई है। 40 लाख रुपए की रॉबरी हुई थी, तो 20 लाख के लगभग कैश रिकवर हुआ है। और भी जो स्कूटी जो उसने यूज़ किया था, रिवॉल्वर जो यूज़ किया था, वो सब हमने रिकवर किया है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इस केस के बारे में। जो अक्यूज है इसको अरेस्ट किया, उसका नाम है तागुक रांग। वो है रांग बस्ती का रहने वाला है, न्यू सेप्पा में रेंट पे रहता है और 32 साल उम्र है इसकी। और ये आरडब्ल्यूडी में कंटिजेंसी वर्कर के तौर पे एम्प्लॉयड है। ये 4 बच्चों का पिता भी है। पहली बार इसने क्राइम कमिट किया इस तरीके का। इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नीड थी पैसे की। उस डेस्परेशन में इसने इजी मनी पाने के लिए इतना हीनियस क्राइम कमिट किया, जिससे पब्लिक में एक तरीके से बहुत ख़राब एक मैसेज गया कि हमारी सोसाइटी में इस तरीके का क्राइम भी हो सकता है। लेकिन ईस्ट कामेंग पुलिस ने बड़ी मेहनत के बाद इस आदमी को पकड़ा है। तो थोड़ा डिटेल में बताता हूँ केस के बारे में कि 15 फरवरी को हमें लगभग 12:15 पर खबर मिली बैंक के स्टाफ के द्वारा कि जो है एटीएम टाइप 1 वाला जो एटीएम है उसके बाहर एक आदमी ने 2 राउंड फायर किए, और जो कैश भरने वाली टीम थी जिसमें 3 लोग बैंक का स्टाफ था और एक हमारा पुलिस वाला भी था, उसके ऊपर फायरिंग किया, लेकिन मिस हो गया। फायरिंग के बाद जो है कैश का जो सूटकेस था एक ब्लू कलर का, उसको लेके अपनी स्कूटी पर सूटकेस को रख के गायब हो गया। तो उस आदमी का थोड़ा उस समय चूँकि 4 लोग थे कैश भरने वाली पार्टी में, तो उन्होंने बताया हुलिया कि उसने ब्लैक कलर का हेलमेट पहना हुआ था, ब्लैक कलर की स्कूटी थी, ब्लू कलर का मास्क पहना हुआ था। और चूँकि वहाँ पे उसने फायरिंग किया तो कोई एम्प्टी राउंड नहीं मिला, उसका कार्ट्रिज होता है एम्प्टी कार्ट्रिज, वहीं पे स्पॉट पे नहीं मिला। तो हमने एज्यूम किया कि रिवॉल्वर उसने शायद यूज़ की थी, क्योंकि एम्प्टी कार्ट्रिज वहाँ पे गिरा नहीं ज़मीन पे। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो जो भी लोग वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद थे, जितना भी बैंक का स्टाफ था और हमारा पुलिस का स्टाफ था, उससे आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की पहले तो। उसके बाद फिर एटीएम के अंदर का सीसीटीवी फुटेज उसको हमने चेक किया। उसके अलावा जो प्रोबेबल रास्ते थे उसके जाने के, वहाँ से एटीएम से कहाँ कहाँ जा सकता है, चारों तरफ के रास्ते की सीसीटीवी फुटेज हमने एग्जामिन की। उसके बाद वो कैश वाली जो पार्टी थी वो चूँकि बैंक से आई थी, तो हमने बैंक का भी सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया। तो ऐसे करते करते उस दिन का, उसके पहले दिन का काफ़ी सारी सीसीटीवी फुटेज हमने एग्जामिन की। लगभग 10 जगह की सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन की गई सेपा टाउन के अक्रॉस, और टोटल 350 घंटे की फुटेजेस एग्जामिन की। हमारी पुलिस की टीम दिन रात इसमें लगी रही। और सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करने के बाद उसके अलावा हमने अपने ग्राउंड लेवल पर सोर्सेज को भी इंगेज किया कि इस तरीके की डिस्क्रिप्शन का वाला कोई आदमी मिलता है किसी को, कोई अगर इस तरीके का कैश कोई खर्च कर रहा है बड़ा, उसके बारे में कोई सूचना मिलती है किसी को, या फिर किसी के कोई कहीं पर स्कूटी को देखता है, उस डिस्क्रिप्शन की स्कूटी को। बाद में आइडेंटिफाई हो गया था कि स्कूटी ग्राजिया मॉडल थी, लेकिन कलर फिर भी थोड़ा सा कलर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कलर उतना प्रिसाइजली पता नहीं चलता है कि ब्लू था या ब्लैक था। तो ये सब चीज़ें होती रहीं। फिर हमने धीरे धीरे जो सीसीटीवी के बेसिस पे हमें कुछ सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए। हमने कुछ सस्पेक्ट्स जो लग रहे थे कि बैंक से निकले हैं या फिर एटीएम के आसपास पाए गए हैं, उन सस्पेक्ट्स को भी हमने बुला के पूछताछ किया, लेकिन उनसे कुछ नहीं निकला। फाइनली जो एक सस्पेक्ट था जिस पे हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि ये बिल्कुल इन्वॉल्व हो सकता है, इसके कंडक्ट से उसकी जो जैकेट थी वो मैच कर रही थी किसी दूसरी जगह पर जब वो मौजूद था,
जो उसने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी, जब वो इंसिडेंट हुआ, वही जैकेट कहीं और पहन के वो हमें पाया गया। उसके बेसिस पर हमें लग गया कि यही आदमी इन्वॉल्व है। तो उसको ढूंढने के लिए हमने बहुत कोशिश की। फाइनली पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये रांग बस्ती में रहने वाला एक लड़का है। तो उसको हमारे पुलिस की टीम ने उसको रेड किया और उसको स्पॉट से जाके अरेस्ट किया, और वहाँ से उससे रिकवरी भी हुई, कैश की रिकवरी हुई, रिवॉल्वर की रिकवरी हुई, स्कूटी की रिकवरी हुई। तो हमारी पुलिस टीम ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। मैंने जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था, उसी टाइम पे हमने पूरा, जब इस तरीके का कोई बड़ा क्राइम होता है तो अक्रॉस द रैंक एंड फाइल पूरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का स्टाफ उसको सॉल्व करने में लग जाता है, क्योंकि उसमें कोई उसके बाद कुछ और लगता नहीं कि सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। कोई इतना बड़ा क्राइम हुआ है तो उसको सॉल्व करो पहले तो, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में कि इतना बड़ा कोई क्राइम कमिट कर पाए। तो हमने लगभग 20 से 25 लोग की हमने टीम बनाई। 3 टीम्स साइमल्टेनियसली इसमें लगी रही। एक टीम जो है टेक्निकल एनालिसिस में लगी रही, एक टीम ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन में, एक टीम रेड करने में। तो अलग अलग तरीके से ये काम चलता रहा, और हमारे DYSP सेपा है जो है मार्टिन रतन, इनकी नेतृत्व में टीम्स बनाई गई। हमारे जो दोनों इंस्पेक्टर्स हैं, सुनीता नवम, सोची दौन, और सब इंस्पेक्टर शक्ति लामगू, इवन हमारे RI साहब लोया साहब इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये सारी टीम्स ने बहुत सारे, जो आप देख रहे हैं हमारा पीछे स्टाफ जो खड़ा हुआ है, ये अलग अलग टीम्स का पार्ट बन के बहुत मेहनत की इन लोगों ने, और फाइनली हमने अक्यूज़ को अरेस्ट किया और एक बहुत सिग्निफिकेंट रिकवरी हमने की है। तो मैं रिकवरी का थोड़ा आपको बता देता हूँ। टोटल इसका जो इसके घर से हमें कैश मिला है, 15,50,000 का कैश इसके घर से बरामद हुआ। उसके बाद इसने जो 40 लाख रुपए था उसको अलग अलग जगह खर्च किया, तो उसको भी हमने ट्रेस किया है कि उसने कैसे खर्च किया। तो 5,25,000 रुपया जो इसने लोगों को लोन रीपे किया है, तो उन लोगों से जिनको इसने लोन रीपे किया है उनसे भी हमने रिकवरी की है 5,25,000। उसके बाद जो इसने रिवॉल्वर यूज़ किया है, वो रिवॉल्वर इसने छुपा के रखी हुई थी, उसको भी इससे रिकवर किया है। रिवॉल्वर के साथ 25 राउंड भी रिकवर हुए हैं। 2 व्हीलर एक जो होंडा ग्राजिया जो इसमें यूज़ हुई थी वो रिकवर हुई है। इसने एक आदमी को बेच दी थी वो होंडा ग्राजिया, और उसके साथ 1 लाख रुपया और देकर इसने एक अल्टो कार खरीदी थी, तो वो कार भी रिकवर की है हमने। उसके बाद एक उसने मोबाइल फ़ोन खरीदा था, वो रिकवर हुआ है। और जो इसने कपड़ा पहना हुआ था, हेलमेट, जैकेट, मास्क, शूज़, जो कमीशन ऑफ ऑफेंस के टाइम पे सब पहना हुआ था, वो भी हमने रिकवर किया है। जो एम्प्टी कार्ट्रिज जो इसने 2 राउंड फायर किए थे स्पॉट पे ATM के पास, वो चूँकि रिवॉल्वर में था तो बाद में इसने जंगल में जाके उसको खाली किया है, तो वो एम्प्टी राउंड भी हमने रिकवर किया है जंगल से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिकवरी, बड़ा ही एक इनक्रिमिनेटिंग चीज़ें हैं जो कि अक्यूज़ के मोटिव और उसके कंडक्ट से लिंक होकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है, जिसमें कन्विक्शन होने का पूरा चांस है। मैं आपको कुछ और डिटेल बताता हूँ इसके बारे में। ये आदमी जो है डेस्परेट नीड में था पैसे की, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके अलावा इसने जो गन थी, रिवॉल्वर इसने कैसे ली है, अपने चाचा की रिवॉल्वर, अपने अंकल की रिवॉल्वर। बेसिकली अंकल के पास SBBL गन का लाइसेंस था, इसके थ्रू इसने दूसरा वेपन परचेज़ करवाया है दिसंबर में इसने रिवॉल्वर परचेज़ की है उसी के अंकल के लाइसेंस से, और ये खुद यूज़ करता था। तो ये इसमें अंकल का भी रोल कहीं ना कहीं सामने आता है। तो इस तरीके से आपके पास अगर लाइसेंस गन है तो किसी और को नहीं देना चाहिए वो, और वो उसका कुछ पर्पस फिक्स है, आपको सेल्फ डिफेंस के लिए दी गई है। उस गन को ऐसे यूज़ किसी और पर्पस के लिए करना इलीगल है। उसके अलावा इसने लगभग 6-8 महीने से ये चाहता था 6-8 महीने से कि मैं इस तरीके का क्राइम करूँ। तो इसने जो है बैंक में कई बार चक्कर लगा के, बैंक में जो कैश भरने वाली टीम होती है इसका कई बार पीछा किया है कि कहाँ कहाँ ये कैश भरते हैं, कितना कैश भरते हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं, किस ATM में सबसे ज़्यादा कैश भरा जाता है। तो इसने इससे आइडेंटिफाई किया कि बैंक का कौन सा स्टाफ जनरली कैश भरने जाता है। डेली एक्चुअली बैंक का स्टाफ जो है कैश भरने के लिए जाता है, तो डेली इसको लगभग पता था कि कहाँ कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 में जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वहीं भरा जाता है। तो इसको पता था कि टाइप 1 ही जाएंगे उस दिन भी। इसके अलावा इसने वो लाइसेंस वाली जो है रिवॉल्वर भी ले ली, और उसके अलावा जो स्कूटी थी इसके पास, स्कूटी खुद की परचेज़ की हुई स्कूटी थी, इसने स्कूटी का नंबर प्लेट जो है ब्लैक सेलो टेप से ढक दिया ताकि CCTV कैमरा में कैश ना हो। अच्छे से हेलमेट वगैरह ब्लैक कलर का पहन के आया, मास्क लगा के, ताकि कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और जो है उसने वहाँ पे दो राउंड फायर करके जो कैश भरने वाली टीम थी वो टाइप 1 के ATM के बाहर वो गाड़ी पार्क करती है। उसके बाद वो कैश का
सूटकेस लेके अंदर जाते हैं एटीएम के अंदर, जैसे ही घुस रहे होते हैं वैसे ही वहाँ पे खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा होता है और वहाँ पे 2 राउंड फायर करके ये जो सूटकेस लेके वहाँ से भाग जाता है। तो एक्चुअली उसके बाद उसको जब भाग जाते तो हमने फिर उसके बाद ढूंढा का, जो मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह और पूछताछ करके हम आइडेंटिफाई कर पाए। एक्चुअली इस आदमी के बारे में एक और ख़ास बात है, इसने ईटानगर में भी कोशिश किया था करने का। एक बार ऐसा बता रहा था इंटरोगेशन के दौरान कि ईटानगर में भी करने का प्लान कर रहा था, लेकिन ईटानगर में 0 पॉइंट बैंक प्रणाली के एटीएम्स में इसने आइडेंटिफाई किया था कि वहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन फिर सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इसको बहुत सारे दिखाई दिए तो उसने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया वहाँ पे करने का। तो ये पूरा टीम वर्क से ये काम सक्सेसफुल हो पाया है। मैं पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको कभी भी इस तरीके का अगर पुलिस को हमने इस एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन में एक प्रॉब्लम फेस की कि पब्लिक उतना अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं था। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्राइम हुआ है तो पब्लिक की ड्यूटी है कि पुलिस को हेल्प करे, पूरी तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और केस सॉल्व करने में हेल्प की जाए। तो यही मेरी आपसे अपील रहेगी। अगर कोई ऐसे सोचता भी है तो क्राइम करने की, तो बिल्कुल ऐसा जो है आप तैयार रहें कि पुलिस आपके पीछे ज़रूर आएगी। आप अगर सोच रहे हैं कि पैसे हम जो है रॉबरी करके बैठ जाएंगे आराम से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कभी ना कभी पुलिस आप तक पहुंच ही जाएगी। थैंक यू। और सर, जैसे कि अभी जो सेपा में 5 लाख ऐसे हुआ है, तो फर्दर जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो टाउन पे वो हो सकता है दोबारा, तो उसके लिए आपका जो पुलिस टीम का तरफ से, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का तरफ से किस प्रकार से प्रिवेंशन दिया जाएगा? देखिए, ये बहुत, आप जैसे खुद ही बता रहे हैं कि पहली बार इस टाइप से इंसिडेंट हुआ है। वन ऑफ इंसिडेंट है, कोई पैटर्न नहीं है इसमें। आदमी एक बहुत डेस्परेट नीड में था, उसने कर दिया और हमने ढूंढ भी लिया उसको। तो इसके बावजूद हम पूरा प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं, पहले भी लेते आ रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। हमारा पुलिस का स्टाफ हमेशा कैश भरने वाली टीम के साथ होता है। बैंक में एक सेक्शन सीआरपीएफ लगी हुई है हमेशा पूरे टाइम क्राउड मैनेज करने के लिए, और एक सेक्शन फोर्स और लगी हुई है जो उनका जो कैश को गार्ड करने के लिए पूरे टाइम जो जितना भी वहाँ पे कैश रखा होता है बैंक का, उसको गार्ड करने की अलग से एक सेक्शन फोर्स दी गई है। और हमारे ओसी और जो है इमरजेंसी जो पार्टी है वो बार बार टाउन में पेट्रोलिंग करती रहती है। बैंक वाले स्टाफ से मिलते भी हैं बीच में जाके, ओसी साहब हमारे। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं और बार बार इसको, इस इंसिडेंट के बाद हमने और इसको स्ट्रेंथन किया है। और जो भी स्टाफ हमने लगता था कि जो है बैंक में उतना सिंसियरली ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उसको भी हमने चेंज किया है इस इंसिडेंट के बाद। और सर, लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने खबर मिला है कि यहाँ में जो मीडिया टीम को खबर मिला है कि सिक्योरिटी जो सीसीटीवी फुटेज जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सर उसके थोड़ा अपडेट दे दीजिए ना। सीसीटीवी कैमरा जो टाउन का है, सीसीटीवी कैमरा, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे आने से पहले मुझे बताया गया था कि 2020 में, 19 या 20 में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रोजेक्ट उस समय डीसी और एसपी ने मिलकर करवाया था। पूरे टाउन में कैमरास लगाए गए थे और उनका जो है रिकॉर्डिंग एसपी ऑफिस में रखा जाता था। लेकिन कुछ महीने के बाद ही वो सीसीटीवी कैमरे काम करने बंद हो गए, क्योंकि पब्लिक ने कुछ लफंगे लड़कों ने उनको तोड़ दिया, कुछ हुआ रात में, और कैमरेज लगभग सारे के सारे डिसफंक्शनल हैं इस टाइम पर। तो अभी सीसीटीवी कैमरे का स्टेटस ख़राब है। मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि सीसीटीवी कैमरास की कमी है हमारे टाउन में। और मैं पब्लिक को, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, बैंक वालों को, सबसे अपील करूँगा कि आप ये ना सोचें कि मैं अपने दुकान के अंदर सीसीटीवी लगा दिया और जो है अपनी एंट्री को कवर कर लिया तो काम हो गया। आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए अपने दुकान के बाहर, ऐसा लगाइए कि रात में भी काम करे, पूरी रोड को कवर करे, और उसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 1 महीने तक हो। क्योंकि आपकी दुकान में कोई क्राइम कमिट होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए सीसीटीवी कैमरा ही काम आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि कैमरा जो है सिर्फ अंदर तक का ही होना चाहिए, बाहर का रखना ज़रूरी है। क्योंकि आपके पड़ोस की दुकान में भी अगर क्राइम हुआ है तो आप उसकी हेल्प कर पाएंगे आपका कैमरा। अगर आप केपेबल हैं अपनी दुकान में, अपने होटल में, अपने रेस्टोरेंट में कैमरा लगाने के लिए, तो ज़रूर लगाइए। ये नॉट जस्ट आपकी दुकान को बचाएगा, आपके इस्टेब्लिशमेंट को बचाएगा, बल्कि पूरी सोसाइटी को बचाएगा। क्योंकि इस तरीके का कोई क्राइम होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा की मदद ली जाती है। सर, ये जब इंसिडेंट हुआ ना, तो हमने बैंक का मैनेजर से हमने बात किया। तो बैंक का मैनेजर और स्टाफ का कहना है कि जो इंसिडेंट का समय में जब 2 राउंड फायरिंग किया एक्यूज ने, तो सिक्योरिटी पर्सनल का पास हथियार, सोफिस्टिकेटेड वेपन था। हथियार होने के बाद भी वो सिक्योरिटी पर्सनल ने भागा या तो रिटेलिएट नहीं किया, जवाब नहीं दिया। तो इसका कारण से
जो उसको मोरल भी बूस्ट हुआ है उसको। तो यहाँ पे देखता है कि सिक्योरिटी पर्सनल जो केस ऑफिसर जो केस बैंक का साथ किया है उसका भी यहाँ पे दिखाई दिया है नेकुला, उसका भी दिखाई दिया कि उसका तरफ से भी रिस्पॉन्स ठीक नहीं हुआ। तो आपका तरफ से सर वो पुलिस पर्सनल जिसने जवाब नहीं दिया, जो अपना ड्यूटी ठीक से नहीं निभाया, उसका ऊपर कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी उस पर चालू है, सस्पेंशन में अंडर वो भी, और बहुत ही अनप्रोफेशनल कंडक्ट था, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है। लेकिन एक्चुअली सर्कमस्टांसेस में हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे तो हम जज नहीं कर सकते। जैसा बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि उसने आते से ही 2 राउंड फायर कर दिया और हमारा स्टाफ उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाया, उसको और अच्छे से रिएक्ट करना चाहिए था। ये बात मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ और ये अभी भी सब्जेक्ट टू डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, देखते हैं आगे क्या रिजल्ट निकलता है।